Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the oligosaccharides. Oligosaccharides को आज हम लोग डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। हमारी प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बेसिकली मोनोसेक्राइड्स और मोनोसेक्राइड्स की क्लासिफिकेशन, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर जो था उसको डिटेल में डिस्क्राइब किया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द ओलिगोसेक्राइड्स। तो सबसे पहले तो ही हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है दैट इज द डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड की प्रॉपर्टीज क्या हैं वो आप लोगों ने डिस्क्राइब करनी है। तो ओलिगोसेक्राइड्स को देखा जाए तो दे आर कंपैरेटिवली लेस स्वीट इन द टेस्ट। पहली कैरेक्टरिस्टिक इनकी ये है या क्वालिटी ये है या प्रॉपर्टी ये है कि ये मोनोसेक्राइड्स की निस्बत थोड़े से कम मिठास वाले होते हैं। सेकंडली दे आर लेस सॉल्युबल इन द वाटर, पानी में जरा कम डिसॉल्व होते हैं। थर्डली जब इनकी हाइड्रोलिसिस या ब्रेक डाउन की जाती है तो ओलिगोसेक्राइड कम से कम 2 या ज्यादा से ज्यादा 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स को रिलीज करेंगे। फोर्थ पॉइंट प्रॉपर्टी में आ जाता है ऐसा ओलिगोसेक्राइड जो अपनी हाइड्रोलिसिस के ऊपर 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स रिलीज करे। सच अ ओलिगोसेक्राइड इज नोन एज डाइसेक्राइड एंड द ओलिगोसेक्राइड व्हिच यील्ड्स 3 मोनोसेक्राइड यूनिट्स इज नोन एज ट्राइसेक्राइड। अब जो 4 रिलीज करने वाला होगा उसे टेट्रा का नाम दिया जाएगा। जो 5 रिलीज करने वाला ओलिगोसेक्राइड होगा उसे हम लोग नाम देंगे पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नैना एंड डेका। तो इस तरह से हमारे पास ओलिगोसेक्राइड्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है। फोर्थ हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है द कोवेलेंट बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन द टू मोनोसेक्राइड्स इज नोन एज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ऐसा बॉन्ड जो कि दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स को आपस में ज्वाइन करके ओलिगोसेक्राइड बनाता है उसको हम लोग नाम देते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का। तो सबसे इंपॉर्टेंट और पहला शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाता है, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ ओलिगोसेक्राइड्स। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है जी कि व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, डिस्क्राइब इट्स फॉर्मेशन। तो आप बताएंगे द बॉन्ड और द लिंकेज विच इज प्रेजेंट बिटवीन द टू मोनोसेक्राइड्स इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओलिगोसेक्राइड्स को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स विच दे यील्ड ऑन हाइड्रोलिसिस। तो ऐसा मोनोसेक्राइड ओलिगोसेक्राइड जो कि 2 यूनिट्स रिलीज करेगा वो कहलाएगा हमारे पास डाइसेक्राइड। ऐसा ओलिगोसेक्राइड जो कि हमारे पास 3 यूनिट्स रिलीज करेगा दैट इज द ट्राइसेक्राइड। और ऐसा हमारे पास ओलिगोसेक्राइड जो कि 4 यूनिट्स रिलीज करता है उसे टेट्रा, पेंटा अप टू सो ऑन कहा जाता है। आपकी बुक के सिलेबस के अंदर बेसिकली ओलिगोसेक्राइड्स की जिस कैटेगरी को एक्सप्लेन किया गया दैट आर द डाइसेक्राइड्स, यानी कि ऐसा ओलिगोसेक्राइड विच ऑन द हाइड्रोलिसिस यील्ड्स द 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स। एग्जाम्पल्स अगर देखी जाए तो जो फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट तरीन हमारे पास डाइसेक्राइड्स हैं उसमें 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आ जाती हैं, माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए ऐड कर लें। माल्टोज हमारे पास एक ऐसा ओलिगोसेक्राइड है जो कि नॉर्मली 2 ग्लूकोज यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। सुक्रोज एक ऐसा डाइसेक्राइड है विच इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। और लैक्टोज आपके पास एक ऐसा ओलिगोसेक्राइड है और ऐसा डाइसेक्राइड है विच इज फॉर्म्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज विद गैलेक्टोज। तो हमारी बुक के सिलेबस के अंदर बेसिकली एक इंपॉर्टेंट तरीन डाइसेक्राइड सुक्रोज जिसे केन शुगर भी कहा जाता है उसकी फॉर्मेशन को डिस्क्राइब किया गया है और अलोंग विद दिस हमारे पास इसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बताया गया है सुक्रोज का C12H22O11 और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमारे पास स्केच करके उन्होंने दिखाया हुआ है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, जब ये ज्वाइन करके हमारे पास बनाते हैं ओलिगोसेक्राइड या डाइसेक्राइड जिसे हम सुक्रोज का नाम देते हैं, तो इसकी फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए अभी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्केच किया था रिंग फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज विच इज ऑल्सो नोन एज ग्लूकोपायरानोज रिंग। तो ग्लूकोपायरानोज रिंग आप बनाएंगे एंड अलोंग विद दिस आपने यहाँ पे स्केच करना है फ्रुक्टोज का रिंग। फ्रुक्टोज का 5 कॉर्नर्ड रिंग होता है हमारे पास। बेशक ये 6 कार्बन वाली शुगर है एंड इट इज कंसिडर एज एन आइसोमर ऑफ द ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का आइसोमर कंसिडर किया जाता है। तो कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज जब फ्रुक्टोज की कार्बन नंबर 2 के साथ लिंक बनाती है तो कार्बन नंबर 1 से ग्लूकोज की OH आएगा और फ्रुक्टोज की कार्बन नंबर 2 से हाइड्रोजन रिलीज होता है। एज अ रिजल्ट वाटर रिमूव होगा वहां से और
कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज फ्रुक्टोज की कार्बन नंबर 2 को एक दूसरे के साथ लिंक कर देगी और वहां पे बनने वाला बॉन्ड हमारे पास कहलाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जैसा कि ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि पहली और दूसरी कार्बन से जब वाटर रिमूव हुआ है तो उसके रिजल्ट में ऑक्सीजन ने ग्लूकोज की कार्बन नंबर 2 को फ्रुक्टोज की कार्बन नंबर 2 के साथ लिंक कर दिया। फ्रुक्टोज के रिंग स्ट्रक्चर में एक चीज आप लोग गौर करेंगे कि इसकी कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 हमेशा रिंग से बाहर होती है। ऑल्दो इट इज अ 6 कार्बन शुगर बट व्हेन वी आर स्केचिंग इट्स रिंग, तो क्योंकि इसका 5 कॉर्नर रिंग है, एक कॉर्नर तो ऑक्सीजन ने ऑक्युपाई किया हुआ है, तो रिमेनिंग जो 4 कॉर्नर्स होंगे वो कार्बन नंबर 2, 3, 4 और 5 ले लेते हैं और कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 हमेशा रिंग से बाहर होती है। एज अ रिजल्ट साथ में वाटर भी रिलीज होगा, तो ये जो हमारे पास बॉन्ड बन रहा है इट इज नोन एज 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसे 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का नाम हमने क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1 फ्रुक्टोज की कार्बन नंबर 2 के साथ लिंकेज बना रही है। दैट्स वाई इट इज नोन एज 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड है जिसे हम लोग नाम देते हैं सुक्रोज का या केन शुगर भी जिसे कहा जाता है। नीचे कुछ आपके पास ग्लूकोज के रिंग की फॉर्मेशन को दोबारा से एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कि किस तरह से हमारे पास स्ट्रेट चेन जो थी ग्लूकोज की उसको फोल्ड करके किस तरह से उसको जोन सा है ग्लूकोपायरानोज रिंग यानी कि 6 कार्बन शुगर के अंदर तब्दील किया जा रहा है। एक कॉर्नर ऑक्सीजन ले रही है और बाकी रिमेनिंग जो 5 कॉर्नर्स हैं वो हमारे पास कार्बन एटम्स ले रही हैं और जो लास्ट वाली कार्बन नंबर 6 होती है वो हमेशा हमारे पास रिंग से बाहर चली जाएगी। अगली कैटेगरी आ जाती है कार्बोहाइड्रेट्स की जिन्हें हम लोग नाम देते हैं पॉलीसेक्राइड्स का। पॉलीसेक्राइड सबसे कॉम्प्लेक्स तरीन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ये तीसरी कैटेगरी कंसिडर की जाती है कार्बोहाइड्रेट्स की। यहाँ पे क्वेश्चन भी हमारे पास यही बन जाता है जी, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। तो आप पॉलीसेक्राइड्स की प्रॉपर्टीज जो सी हैं वो सबसे पहले डिस्कस करेंगे। पॉलीसेक्राइड्स आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। पहला हमारे पास प्रॉपर्टी ये बन जाती है कि सबसे कॉम्प्लेक्स तरीन कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सेकेंडली, दे आर द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर। पूरी दुनिया में, पूरी यूनिवर्स में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो पाए जाने वाले नेचुरली तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स है ना, दे बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द पॉलीसेक्राइड्स। तीसरी प्रॉपर्टी इनकी क्या जाती है, दे आर यूजुअली ब्रांच्ड। ये हमेशा ब्रांचिंग शो करते हैं स्ट्रक्चर में। फोर्थ प्रॉपर्टी, दे आर टेस्टलेस। ये वो वाहिद आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि टेस्टलेस होते हैं, इनका कोई जायका नहीं होता। फिफ्थ प्रॉपर्टी, दे आर फॉर्म्ड बाय द सेवरल मोनोसेक्राइड यूनिट्स व्हिच आर लिंक्ड बाय द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये ऐसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो नॉर्मली हमारे पास मुख्तलिफ तरह की मोनोसेक्राइड यूनिट्स को आपस में जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए ज्वाइन कर दिया जाता है तो उसके रिजल्ट में बनते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी इनकी आ जाती है पॉलीसेक्राइड्स का हमेशा मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा हाई होगा। ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी, दे आर ओनली स्पेरेंगली सॉल्युबल इन द वाटर। ये बहुत कम पानी में सॉल्युबल होते हैं, अदरवाइज ये नो मोस्टली इनसॉल्युबल ही होते हैं। बहुत कम मेंबर्स इनके ऐसे हैं जो कि पानी में थोड़े बहुत सॉल्युबल होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल्स अगर देखी जाए तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकली तौर पे इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड्स कंसिडर किए जाते हैं उसमें पहली एग्जाम्पल आ जाती है स्टार्च की। Second one is the glycogen, third one is the cellulose and fourth one is the dextrin। डेक्सट्रिन काम हमारे पास नजर आती हैं, ये डेक्सट्रोज शुगर भी होती है जो ग्लूकोज वगैरह आप नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं। जैसे ग्लेक्सट्रोज डी वगैरह हमारे पास यूज किया जाता है उसके अंदर ये डेक्सट्रिन शुगर यूज की जा रही होती है। एगर नॉर्मली हमारे पास जोन सा है ये यूज किया जा रहा होता है बैक्टीरिया के कल्चर मीडियम में भी यूज किया जाता है इसे। पैक्टिन आपको पता है सीमेंटिंग मटेरियल है जो कि आमतौर पे प्लांट्स की सेल वॉल में भी पाया जाता है।
और काइटिन जो है ये एक इम्पोर्टेंट तरीन हमारे पास कंपोनेंट कंसिडर किया जाता है फंगल सेल वॉल का। इसके अलावा हमारे पास आर्थ्रोपोड्स वगैरह के एक्सोस्केलेटन में भी काइटिन आपको नजर आएगा। डेक्स्ट्रिन जो है ये हमारे पास जेलेटिन वगैरह में, ये जो आर्टिफिशियल हमारे पास थिकनिंग सब्सटेंसेस होते हैं उनमें भी यूज किया जाता है डेक्स्ट्रिन वगैरह को। जैसे जेलेटिन वगैरह होगी, इसकी फॉर्मेशन में भी डेक्स्ट्रिन को यूज किया जाता है। अब इसमें से बेसिकली हमारे पास जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीन 3 एग्जांपल्स हमारी बुक में डिस्क्राइब की गई हैं। स्टार्च को डिस्कस किया गया है, ग्लाइकोजन को डिस्कस किया गया है एज एन इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ पॉलीसेकेराइड, और थर्ड वन आपके पास आ जाती है जी हमारे पास सेलुलोज। तो ये जो तीनों टॉपिक्स हैं ये मोस्टली आपके पास डिफरेंस की फॉर्म में आते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, और डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लाइकोजन और सेलुलोज या स्टार्च एंड सेलुलोज। तो सबसे पहले स्टार्च को डिस्क्राइब कर लेते हैं। स्टार्चेस को देखा जाए, अकरेंस अगर इनकी देखी जाए तो ये फ्रूट्स वगैरह में, फलों में नजर आती हैं, ग्रेन्स अनाज में, बीजों वगैरह में, या ट्यूबर्स जैसे आलू होती है इसके अंदर मौजूद होती है स्टार्च। इट इज द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फॉर द एनिमल। ये लाइन एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट्स का अगर बेसिक सोर्स जानवरों के लिए देखा जाए तो वो कौन से वाला हमारे पास पॉलीसेकेराइड है, दैट इज द स्टार्च। जब भी आप स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये काफी ज्यादा ग्लूकोज के यूनिट्स को रिलीज करती है। टाइप्स ऑफ स्टार्च अगर देखी जाए, हेडिंग आ जाती है टाइप्स ऑफ स्टार्च, तो स्टार्चेस आर बेसिकली ऑफ द टू टाइप्स। नंबर वन इज द अमाइलोज एंड द अदर वन इज नोन एज अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन स्टार्च में क्या डिफरेंस होता है? अमाइलोज स्टार्चेस की पहली बात तो ये कि फर्स्ट पॉइंट आप डिफरेंस में लिखेंगे अमाइलोज स्टार्च का। अमाइलोज स्टार्चेस जो होती हैं ये नॉर्मली अनचेंज स्ट्रक्चर रखती हैं ग्लूकोज का। सेकंड पॉइंट ये कि अमाइलोज स्टार्च जो होती है ये हमेशा गर्म पानी के अंदर सॉल्युबल होती है। थर्ड पॉइंट आप इसमें एडिशनल ऐड कर सकते हैं, अमाइलोज स्टार्चेस जो होती हैं हमारे पास ये आमतौर पे आर्टिफिशियली प्रोड्यूस हो रही होती हैं, और अगर इनमें लिंकेज देखी जाए तो इनमें 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नजर आएगी, अल्फा 1,2 एंड 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अमाइलोपेक्टिन स्टार्चेस जो होती हैं, द सेकेंड टाइप ऑफ द स्टार्चेस, दे हैव द ब्रांच्ड चेन्स। इनमें आपको ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर नजर आएगा, और ये हॉट वाटर और कोल्ड वाटर दोनों में इनसॉल्युबल होंगे। सेकंड डिफरेंस ये बन जाता है आपके पास। थर्ड हमारे पास ये कि जो अमाइलोपेक्टिन स्टार्चेस होती हैं ये आमतौर पे नेचुरली अकरिंग स्टार्चेस होती हैं। फॉर एग्जांपल रूट ट्यूबर्स वगैरह में, जो फ्रूट्स वगैरह में, ग्रेन्स में जो कुदरती तौर पे पाए जाने वाली स्टार्च होती है ये अमाइलोपेक्टिन इन नेचर होती है। और फोर्थ पॉइंट, अगर लिंकेज वाइज देखा जाए तो ये 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज शो करती है, जिसकी वजह से इनके अंदर जो है वो हमें ब्रांचिंग नजर आ रही होती है। तो जो अमाइलोपेक्टिन स्टार्चेज हैं ये 1,2 के साथ साथ 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी शो करती हैं। अमाइलो स्टार्चेज जो हैं ये 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मोस्टली शो कर रही होती है हमारे पास। स्टार्च को जब भी हम लोग आयोडीन के साथ टेस्ट करते हैं तो स्टार्च हमेशा ब्लू कलर देती है आयोडीन के साथ। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं जी ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है इसे एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। एनिमल्स की बॉडी में सबसे ज्यादा जिस फॉर्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन ही होते हैं। अकरेंस अगर इसकी देखी जाए तो इट इज प्रेजेंट इन द लिवर एंड द मसल सेल्स। ये आपको एनिमल्स के लिवर में और मसल्स में नजर आता है। इसके अलावा वैसे भी जो एनिमल सेल्स होते हैं उसमें थोड़ी बहुत क्वांटिटी में ग्लाइकोजन मौजूद नजर आती है हमें। वाटर में अगर इसकी सॉलिबिलिटी देखी जाए तो इट इज टोटली इनसॉल्युबल इन वाटर। और अगर इसके डिटेक्शन के लिए टेस्ट किया जाए आयोडीन के साथ तो हमेशा ग्लाइकोजन गिव्स द रेड कलर विद द आयोडीन। जब भी इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है तो ये हमेशा अपने ब्रेकडाउन के ऊपर काफी ज्यादा ग्लूकोज के यूनिट्स रिलीज करेगी। और अगर इसमें बॉन्ड या लिंकेज देखी जाए तो ग्लाइकोजन के अंदर 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ साथ हमारे पास 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी नजर आता है, जो कि नॉर्मली हमारे पास जो है वो कंसिडर किया जाता है ब्रांचिंग कॉज करने के लिए। नेक्स्ट आगे तीसरी टाइप और तीसरी कैटेगरी जो है वो हमारे पास आ जाती है
सेलुलोज। लिंकेज की मैंने आपको बात बताई ना कि हमारे पास जो डिफरेंट लिंकेजेस हैं वो इनमें डिफरेंट है। जैसे कि अभी मैंने अमाइलोज में डिस्क्राइब किया, तो अमाइलोज स्टार्चेस जो थी इनमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, यानी कि एक ग्लूकोज की फर्स्ट कार्बन दूसरे ग्लूकोज की फोर्थ कार्बन के साथ लिंकेज बनाएगी, तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा। अमाइलोपेक्टिन स्टार्च में 1,4 के साथ साथ 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी नजर आता है, जिसकी वजह से ब्रांचिंग नजर आती है। ग्लाइकोजन में भी देखा जाए तो ग्लाइकोजन में भी 1,4 के साथ साथ 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नजर आएगा, लेकिन यहाँ पे 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की क्वांटिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर में आपको ब्रांचिंग ज्यादा नजर आ रही होती है। ये जो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है ये हमेशा स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर देता है, लेकिन जो 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है ये हमेशा स्ट्रक्चर के अंदर ब्रांचिंग लेके आता है। सेलुलोज की अगर बात की जाए तो सेलुलोज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है नेचर के अंदर, और यही एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके पास जो है वो डिफरेंस भी आ जाता है, और एमसीक्यूज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन द नेचर इज। तो सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट तरीन कार्बोहाइड्रेट नेचर के अंदर देखा जाए तो वो आपके पास है सेलुलोज। प्योर फॉर्म में अगर देखा जाए तो कॉटन सबसे प्योर फॉर्म कंसिडर की जाती है सेलुलोज की। ये अकरेंस वाइज देखा जाए तो ये आमतौर पे प्लांट्स की सेल वॉल में नजर आता है। सॉलिबिलिटी अगर इसकी देखी जाए तो ये भी ग्लाइकोजन की तरह पानी के अंदर इनसॉल्युबल होता है, और जब इसकी भी हाइड्रोलिसिस की जाती है तो ऑन हाइड्रोलिसिस इट आल्सो यील्ड्स मेनी ग्लूकोज सब यूनिट्स। ह्यूमन बॉडी कभी भी डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती, और इसीलिए इस लाइन पे आपने बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनाना है, व्हाई सेलुलोज इज नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक। तो सेलुलोज जो है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता। सिर्फ हर्बीवोर्स जो हैं, यानी कि घास खाने वाले या प्लांट्स खाने वाले जो जानवर हैं, गोट वगैरह शीप वगैरह, वो खाली इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं सेलुलोज को, क्योंकि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे प्रोटोजोआ यीस्ट और बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि सेलुलेज एंजाइम सिक्रीट करते हैं, और सेलुलेज एंजाइम जो है वो आमतौर पे सेलुलोज की डाइजेशन करता है। लेकिन क्योंकि ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक में सेलुलेज एंजाइम मौजूद नहीं है, तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द सेलुलेज एंजाइम ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट द सेलुलोज। इसको अगर हम लोग आयोडीन के साथ टेस्ट करें तो हमेशा आयोडीन के साथ टेस्ट करने पे सेलुलोज जो होता है इट गिव्स नो कलर विद द आयोडीन। और जहां तक लिंकेज की बात की जाए कि सेलुलोज के अंदर कौन सी लिंकेज होती है, तो सेलुलोज में हमारे पास 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नजर आती है। ये आप लोगों ने याद रखना है, इसके अंदर आपको 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नजर आएगी। सो पेपर में अगर शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज, तो फर्स्ट पॉइंट आप इनकी अकरेंस का लिखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट आप इसमें ऐड करेंगे इनके यूनिट्स का, कि ये किस किस यूनिट से मिलके बने हैं। थर्ड डिफरेंस इसमें आप ऐड करेंगे सॉलिबिलिटी का, कि इनमें से कौन सा सॉलिबल है कौन सा इनसॉलिबल है। और फोर्थ पॉइंट आप इसमें ऐड करेंगे टेस्ट विद द आयोडीन, के स्टार्च ब्लू कलर देती है आयोडीन के साथ, ग्लाइकोजन रेड कलर देती है, सेलुलोज कोई कलर नहीं देती। फोर्थ पॉइंट टाइप्स का भी आप बना सकते हैं। स्टार्च की दो टाइप्स है, माइलोज माइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन की और सेलुलोज की कोई टाइप नहीं होती। फिफ्थ पॉइंट आप इसमें लिंकेज का ऐड कर सकते हैं कि स्टार्च में 1,4 और 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नजर आता है, ग्लाइकोजन में भी हमारे पास 1,4 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, लेकिन सेलुलोज में सिर्फ और सिर्फ 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नजर आएगा। सो यहाँ तक आज हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक हो जाता है जी कंप्लीट।